तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, एसकेएमयू दुमका का। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि देखिए, यह वीडियो ऑब्जेक्टिव पे आधारित है। सब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी ऐप पे 7 पार्ट, यूनिट 1 2 3, मतलब पार्ट 1 2 3 करके 7 गो सब्जेक्टिव लिखित जो होता है ना, लिखने वाला सब्जेक्टिव, वो 7 गो ऑलरेडी अपलोड है ऐप पे, पीडीएफ और वीडियोस दोनों। ठीक है, आज मैंने अपलोड कर दिया है। अभी आप चेक कीजिएगा अगर ऐप में तो आपको मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का कंटेंट अब मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का 7 तो हो चुका है, वीडियोस और नोट्स, और आज से ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको मालूम नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, ना हमको मालूम है। ठीक है, ना तुझे पता है सनम, ना मुझे पता है। ठीक है, कि तेरे साथ क्या होने वाला है। चलिए, वही कहावत हो गया है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कंफर्म नहीं बता पा रहा है कि ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में या सब्जेक्टिव आएगा। एग्जाम कब से है? 12 तारीख से आपको। ठीक है, 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग में 50 नंबर का एग्जाम होगा है। ये 50 नंबर का होता है, और 10 से 12, और सेकेंड सिटिंग में आपका 2 से 4 बजे तक चलेगा। और उसके बाद ऐसी पेपर भी जो रहेगा वो भी 2 घंटा का। तो मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा यूनिट 1। एक मिनट, पक्षी ठो ना बहुत ज्यादा चहचहा रही है। अब आ गए। एक बार आजा 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 आजा। तो यहाँ पे है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 50। फिर आता है यूनिट 2 इकोसिस्टम, इसका भी हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया है इसको। ठीक है, और आज करने वाले हम लोग यूनिट 3, जिसमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है, जिसमें हम ना लैंड रिसोर्सेस यानी कि जमीन में पाए जाने वाली मिट्टी, सॉइल इरोजन, ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन। फिर आता है हमारा यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस, यानी कि जल से संबंधित। फिर आता है हमारा क्या, तो यहाँ पे वाटर के बाद कहाँ गया जी, फूड है, ठीक है, एनर्जी है। तो कुल मिला के यूनिट 3 आज हम लोग करने वाले हैं। कल करेंगे यूनिट 4, फिर यूनिट 5, फिर यूनिट 6 और यूनिट 7। 7 गो यूनिट है, सातों यूनिट मैं कवर करवा दूंगा आपका एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर नहीं माथा के दर्द बा, वो गाना सुने हैं ना। चलिए, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज है कि भाई ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, मेजर माइनर एक बार देखा जाए तो देखिए आपका कौन कौन सा पेपर सब्जेक्टिव आएगा। ये पेपर मेजर पेपर सब्जेक्टिव आएगा ही, और माइनर पेपर भी सब्जेक्टिव आएगा। अगर ये जो पेपर है बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज, अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो हिंदी पेपर भी ऑब्जेक्टिव आने का संभावना बढ़ जाता है। अगर ये पेपर सब्जेक्टिव आएगा तो 100% ये भी सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए, तो दो ही को पेपर, यही दर्द है ये वाला बैक पेपर, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। ये अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ऐसी भी ऑब्जेक्टिव आएगा, और अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तब तो ऐसी भी सब्जेक्टिव आएगा। मतलब पीछे पीछे वो उसका अनुसरण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेचुरल रिसोर्सेस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। 50 क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ कीजिए आराम से गाना सुन सुन के। ठीक है, तो शुरू किया जाए 94 FM। पहला प्रश्न है हमारा, भूमि संसाधन लैंड रिसोर्सेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। ठीक है, भूमि में जितने भी चीज पाए जाते हैं, कोयला हो गया, अवरक हो गया, ठीक है, लौह अयस्क हो गया, जितना भी चीज है, इन सभी का उपयोग हम लोग, भूमि संसाधन का मुख्य उपयोग है। लेकिन ये भूमि संसाधन है, लैंड। हम लोग अगर पूछेंगे भूमि के अंदर का संसाधन, तब वो कोयला होगा, ठीक है, अवरक होगा। जब भूमि संसाधन बोले यानी कि जमीन जो हम लोग खेती के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर पूछे भूमि संसाधन तो आपको लिखना है कृषि। वहीं अगर पूछे भूमि के अंदर पाए जाने वाले संसाधन, तब आपको कोयला वगैरह में जाना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। आप लोग भी खेल हार उड़ जोते हैं ना, नहीं जी है, हार एक बूटा छुलाया नहीं रहे कोई। चलिए, छुए होंगे ना, हल उल चलाए होंगे, कोदराए होंगे, और गर्ल्स लोग धान रोपती है नहीं, धान उन रोपा कीजिए यार। मिट्टी से खेलने का समय होता है सावन महीना, 1 महीना।
धान रोपिए, धान काटिए। मृदा अपरदन, ठीक है, सोइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोजन? तो देखिए मृदा अपरदन का सबसे मेन कारण है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। जंगल जाके लकड़ियां लाते हैं आप लोग। बचपन में मैं पाल्हा लेना जाता था, अभी भी जाता हूँ लेकिन अभी कम जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ पत्ता लाने। पाल्हा हम लोग बोलते हैं, पाल्हा, बकरी को खिलाने के लिए, ठीक है। तो यही मेन रीजन है वनों की कटाई। और हम लोग ऐसा मत सोचिएगा कि जो हम लोग घर के लिए लकड़ियां लाते हैं उससे वनों की कटाई हो रही है, नहीं। वनों की कटाई मतलब कि जो सड़क बन रहा है या फैक्ट्री बन रहा है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वनों की कटाई होती है। भेड़ बकरी का पाला लाइएगा, उसमें थोड़ी खत्म होता है जंगल ना। आप अपने जलावन के लिए लकड़ी ला रहे हैं, उससे नहीं खत्म होगा, ठीक है। काठ लाने से खत्म नहीं होता है। खत्म किससे होता है? वनों को काट के जंगल बना के घर बना रहे हैं, नादी बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, ठीक है, सड़क पार कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, वो होता है वनों की कटाई। इसका मतलब वो छोटा वाला मत समझ लीजिएगा। जनरली आदमी वही समझ लेता है कि हम लोग लकड़ी लाते हैं, वही। मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? तो सिंपल सी बात है, अगर हम भूमि को डेजर्ट कर देंगे यानी कि मरुस्थल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? भूमि का क्षरण हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, खनन यानी कि माइनिंग यानी कि जमीन के अंदर का प्रमुख पर्यावरण प्रभाव क्या होता है? जो भी हम लोग खनन करते हैं, चाहे वह कोयला निकालते हैं, चाहे अवरक निकालते हैं, चाहे लौह अयस्क निकाल रहे हैं, चाहे हम यूरेनियम निकाल रहे हैं, कुछ भी चीज, ठीक है। व्हाट इज द मेजर? मेजर मतलब वही बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला मेजर आपका पेपर है। मेजर मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो मेजर सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ माइनिंग। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है अगर हम माइनिंग करते हैं? तो प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी, यहाँ पे प्रदूषण नहीं दिया है, अगर प्रदूषण नहीं दिएगा तो आपको ये मानना है पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, दैट मीन्स पॉल्यूशन। इसी को प्रदूषण भी बोलते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश ही पॉल्यूशन है, ठीक है। तो यह क्या है हमारा? पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश कर रहा है, ठीक। ऑप्शन भी पढ़िएगा तो आराम से आप टिक लगा लीजिएगा। वायु का शुद्ध करता है, गजब बात है, वायु को एकदम धजिया उड़ा के रख दिया। प्रदूषित करता है, जल का संरक्षण करता है, नहीं, जल को भी प्रदूषित करता है। ऊर्जा का उत्पादन करता है, हाँ, ऊर्जा का तो उत्पादन करता है लेकिन फैक्ट्रियों के लिए। लेकिन पूछा है विनाश, पूछा है, तो विनाश आपको लिखना है पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, ठीक है। अगला है, बड़े बड़े बांध, डैम बिल्डिंग से क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज अफेक्टेड बाय लार्ज डैम बिल्डिंग, ठीक है। तो बहुत सारा बड़ा बड़ा डैम बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए इससे जो है ना, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन तो होता ही है, ठीक है। जैव विविधता होती है, ठीक, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। मतलब ये दो अच्छा प्रभाव है कि फिशरीज हो रहा है, मछली का उत्पादन हो रहा है, और जैव विविधता बढ़ रही है यानी कि अनेक प्रकार के जीव जलों में जीवित हैं, ठीक है। तो ये दो को अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक बुरा काम क्या हो रहा है कि लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, एक स्थान से लोगों को दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा है। मान लीजिए आपके जगह पे, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में डैम बनाया जाएगा, तो उन सभी लोगों को फिर पैसा देके भागा दिया जाएगा कि भागो यार तुम लोग, यहाँ पे डैम बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी, नॉट इवन योर सेमेस्टर एग्जाम, ऑल ओवर एग्जाम, ठीक है, जहां पर भी आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कहीं पर भी, अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है उपरोक्त सभी, तो 90% संभावना है कि यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर किसी प्रश्न का उत्तर न मालूम हो और ये ऑप्शन मिल जाए तो आप इसे आंख बंद के मार दीजिएगा। अगला है, प्राकृतिक जल स्रोतों, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो ऊपर वाला हमें जो वर्षा देती है, ठीक है, इनमें से कौन सा शामिल है? कुआं ना, कुआं में तो हम लोग खोद के निकालते हैं पानी। नहर ना, नहर में तो हम लोग किसी नदी से नहर बना के लाते हैं। नदी, नदी में आप पानी नहीं भर सकते, ठीक है। नदी जो है यह नेचुरल होता है, जलाशय में भी हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन नदी को आदमी नहीं बना सकता। सो दैट इज द राइट आंसर, रिवर, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी, ठीक है, बहुत फेमस है। तभी तो गंगा नहैले बानी, अच्छा वो गाना है। एक गाना ये गंगा को लेकर है कि गंगा नहैले बानी, और एक गाना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है। कितना अंतर है यार गाना में। अगला है, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देती है, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू, तो अगर आप ज्यादा भूमिगत जल अत्यधिक दोहन
करते हैं, मतलब आजकल डीप बोरिंग होता है ना, एकदम 600 फीट 700 फीट डीप बोरिंग। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सूखा। ठीक है, ग्राउंड वाटर से हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सूखा, डीप बोरिंग। ठीक है, सूखा को इंग्लिश में ड्रॉट्स बोलते हैं, बाढ़ को फ्लूड बोलते हैं, सूखा का ड्रॉट बोलते हैं। ठीक, और क्या, भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं, ज्वालामुखी को वैल्केनो बोलते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा मेरी तरह। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, अभी भी होता है यार। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जल संघर्ष का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, और अंतर्राज्य यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक। ठीक है, जो जल का विवाद है इसका मेन कारण क्या है? संघर्ष मतलब विवाद। ठीक है, मेन रीजन फॉर इंटरनेशनल एंड इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो मेन क्या है कारण जल का विवाद का? तो जल का असमान वितरण। कोई बोलता है तुम जल ज्यादा ले रहा है। सिंधु नदी जल विवाद का नाम सुने? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता था सिंधु नदी जल विवाद। ठीक है, उसी तरह से कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जल विवाद होता है कि तुम पानी का ज्यादा उपयोग कर रहा है, हम कम उपयोग कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि तुम भी करो, हम कहाँ मना किए हैं। ठीक है, तो आदमी में घर घर में जैसा लड़ाई होता है ना, सेम उसी तरह से राज्यों के बीच में भी होता है जब नदी दो राज्य में गुजरती है। ठीक है, अगर उनमें आपसी तालमेल ना हो तो राइट आंसर हो जाएगा जल का असमान वितरण। ठीक है, अगला आता है हमारा अक्षय ऊर्जा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा है? उदाहरण कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, कोयला को तो एक बार प्रयोग करेंगे खत्म, पेट्रोलियम भी एक बार प्रयोग करेंगे खत्म, लेकिन सौर ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है जिसका हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा किसी को अगर नोट्स चाहिए तो ऐप में सब कुछ अवेलेबल है, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपये ऐप का प्राइस है, जिसमें आपको सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 कंप्लीट कराया जाएगा बस 60 रुपया में। एक बार पेमेंट कीजिएगा तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका ऐप फ्री हो जाएगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, 4 साल के लिए ऐप फ्री हो जाता है आपका, हर चीज़ आप इसका एक्सेस कर पाएंगे, और मेजर पेपर, माइनर पेपर, और इन फ्यूचर जब आप जाइएगा सेमेस्टर 7 और 8 में तो AMJ पेपर आएगा, एडवांस मेजर पेपर, AMJ। ठीक है, एडवांस मेजर पेपर, ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इंस्टॉल नहीं किए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ज्ञान सागर ऐप का नाम है। चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। गैर अक्षय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत कौन सा है? गैर अक्षय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल, नॉन मतलब नहीं, हाँ नहीं, हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पवन ऊर्जा इसका तो दोबारा उपयोग कर सकते हैं, भूताप या ऊर्जा इसका भी हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का भी दो बार उपयोग कर सकते हैं, कोयला का दो बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। सो कॉल इज द राइट आंसर। अगर पूछे रिन्यूएबल तो रिन्यूएबल मतलब इन सभी को। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, जितना भी खनिज संपदा है वो सभी आपका नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। 11 नंबर में है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का एक उदाहरण दे। ठीक है, तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का एक अच्छा एग्जांपल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बायोगैस। कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बायोगैस। ठीक है, क्या बोले? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, इसको थोड़ा समझा दीजिए सागर भैया, नहीं समझ पाए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मतलब कि जब हमारे पास ऊर्जा का संसाधन नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब भविष्य में उपयोग किए जाने वाला, तो बायोगैस एक ऐसा संसाधन है। ठीक है, इसके अलावा जर्कोनियम, क्या जो बोलते हैं प्लूटोनियम, एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग इन फ्यूचर करेंगे जब हमारा भविष्य में LPG वगैरह खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत माने इसका उपयोग हम लोग नहीं बोलते हैं, ऑप्शनल में रखे हैं इसको। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, जब इसका जरूरत पड़ेगा तभी हम लेंगे, तो ये ऑप्शनल है आपका। ठीक है, यानी कि भविष्य में उपयोग करने वाला, तो बायोगैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य में उपयोग करने वाला। बाकी केरोसिन तेल जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, इसका तो अभी उपयोग कर रहे हैं, डीजल भी हम लोग अभी उपयोग करते हैं, पेट्रोल भी हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बायोगैस का आपने उपयोग अभी तक नहीं किया होगा। ठीक है, अगला है भारत में बाढ़ यानी कि फ्लूड की सबसे बड़ी समस्या किससे जुड़ी हुई है? बिगेस्ट फ्लूड प्रॉब्लम इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो बिगेस्ट फ्लूड प्रॉब्लम है वह कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा हिमालय की नदियों में मिलता है। अक्सर आपने सुना होगा कि वैष्णव धार है जहाँ चाहे केदारनाथ जा रहे लोगों में बाढ़ का सामना किया, चाहे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आ गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड आ गया,
बाढ़ आ गया, यही सब सुनते होंगे अक्सर खास करके। तो हिमालय नदियों के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। समुद्र में बाढ़ आता है लेकिन बहुत कम आता है। ठीक है, नदी में ज्यादा बाढ़ आता है। रेगिस्तान में तो पानी का ही कमी होता है यार, यहाँ पर बाढ़ कहाँ से आएगा। वन क्षेत्र में भी बाढ़ नहीं आता जनरली। ठीक है, अगला है जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा धान रोपिएगा ना जी, धान है। चलिए धान रोपना सीखना चाहिए, धान लगाइए, धान काटिए, घास निकालिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं धान रोपूंगा धान काटूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, आप पढ़ाई अपने जगह है, मिट्टी के साथ खेलना अपने जगह है। ठीक है, कोई बोल रहा है ग्रेजुएशन करके तुम तो धान रोपने जा रही है, क्या फायदा। वो बोला बुड़बक तुम्हारा मानसिकता बहुत छोटा है, उसको समझाइए। यह मिट्टी से खेलने का समय होता है, 1 महीना 2 महीना। ठीक है, अगर आप ही के जैसा हर आदमी सोचने लगे ना तो हर आदमी भूखा मर जाएगा। पढ़ लिए तो क्या हुआ है, पढ़ लिए तो क्या हम काम नहीं करेंगे। छोटा काम या बड़ा काम उससे नहीं नापा जाता है व्यक्ति की क्षमता। ठीक है, या व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की मानसिकता उसके बिहेवियर से नापा जाता है। ठीक है, ऐसा समझाइएगा उन लोगों को। चलिए ऊर्जा एनर्जी क्राइसिस का समाधान क्या है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, क्राइसिस मतलब समस्या। ठीक है, संकट, क्राइसिस मतलब संकट। तो ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। देखिए समाधान तो एक ही है भाई कि कम उपयोग करो। ठीक है, बार बार उपयोग करो और धीरे धीरे उपयोग करो। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग, यूज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, ये अगर ना दे तो आपको 3 सी देगा, रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल, रीयूज मतलब सॉरी 3 R देगा, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, और रिन्यूएबल, ये 3 R होता है। और अगर ये ऑप्शन में ना दे तो आपको देगा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करें, तभी हमें ऊर्जा से संकट से निजात मिल पाएगा। अगला है मृदा संरक्षण, सोइल कंजर्वेशन के सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो अगर आप मृदा संरक्षण करना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन, दैट इज द राइट आंसर कि सीढ़ी नुमा खेती करें आप। ठीक है, सीढ़ी नुमा मतलब आर बना बना के। प्याज खेत देखें, प्याज खेत, प्याज खेत रोपे होंगे तो आपको मालूम होगा, बस उसी टाइप से करना है। ठीक है, छोटा 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 खेत बनाइए आर जैसा। उसमें क्या होता है कि पानी बना रहता है और बाढ़ का संभावना कम होता है। अगला है हमारा, खनन से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं जो प्रदूषण बढ़ाती हैं। तो देखिए अगर आप कहीं पे मान लीजिए संथाल परगना में कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कोयला निकाला जा रहा है। ठीक है, माइनिंग करके, तो क्या होगा, विच गैस आर इमिटेड फ्रॉम माइनिंग दैट इंक्रीज पोल्यूशन। तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस फैलेगा, ऑक्सीजन? बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा फैलेगा जब हम कोयला वगैरह 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 चीजें उत्खनन करते हैं तो। ठीक है, जब हम लोग खदान से निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकलता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर है हमारा कि जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है, द बिगेस्ट कोज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। ये जो उद्योग से कचरा निकलता है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और क्या करता है, फैक्ट्री में जितना कचरा होता है नदी में जाके बहा दिया जाता है नहर के माध्यम से, और फिर कचरा फैल जाता है, पूरा के पूरा जल प्रदूषण कर देता है। ठीक है, अच्छा ये कौन करती है, फैक्ट्री। फैक्ट्री किसके अंडर में, सरकार के अंडर में। ठीक है, पढ़ा कौन रही है, सरकार। तो कुल मिला के बात इतना है कि भाई घूम फिरा के वही बोल रही है सरकार की दारू मत पियो, और खुद दारू सरकार बेचेगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं प्रदूषण फैलाना गलत बात है, और खुद प्रदूषण फैलाती है। गजब आदमी हो यार। हाँ यही तो है दुनिया, समझो भाई। बाबू समझो इशारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। चलिए, किस ऊर्जा स्रोत को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, विच एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी किसको कहा जाता है, सौर और पवन ऊर्जा को। क्यों, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, सोलर एंड विंड एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज क्लीन एनर्जी। ठीक है, अगला हमारा है वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या है, तो मृदा अपरदन, अधिक वर्षा। नहीं रे भाई, अधिक वर्षा कहां से होगा, जैव विविधता में वृद्धि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 मिनट, ऑप्शन डी है, सॉरी मुझे लगा प्रदूषण दिया है।
अगर प्रदूषण नहीं दिया रहेगा तो आपको मृदा अपरदन मारना है, ठीक है, क्योंकि वनों की कटाई से सबसे ज्यादा जो है हमारा क्या फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या फैलता है, तो मृदा का अपरदन होता है, सेकंड नंबर पे मृदा अपरदन होता है, लेकिन यहाँ पे प्रदूषण नहीं दिया है इसीलिए आपको मृदा अपरदन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। अगला है, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अगर जल विद्युत का उत्पादन है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। आपने भाखड़ा नांगल बांध का नाम सुना है, ठीक है, तो यही सब बांध सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करती है हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है, शिमला। जाइएगा घूमने, चलिए जाइएगा आफ्टर मैरिज, ठीक है, हनीमून मनाने। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जल स्रोत मानव निर्मित है, मैन मेड। तो देखिए मनुष्य क्या बनाता है, नदी बना पाएगा, बिल्कुल नहीं। विच इज अ मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, तो रिवर तो नहीं बना पाएंगे। पॉन्ड, तालाब बना लेंगे भाई, ठीक, तालाब बना लेंगे, ठीक। नहर, नहर आदमी नहीं बल्कि आदमी होगा, लेकिन जनरल क्या होता है नहर बनाने में ना, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम काम करता है, आम आदमी नहर नहीं बनाता, लेकिन तालाब जो है आम आदमी बना लेता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ऑप्शन अगर तालाब नहीं होता तो फिर हम नहर को टिक लगाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि ये कोई 80% सही है, 100% सही है, दोनों तो सही है, लेकिन ज्यादा वाला कौन सही है उसको टिक लगाना है। 22 नंबर है, बांधों के निर्माण में कौन सी नकारात्मक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। व्हाट नेगेटिव प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम डैम। तो अगर आप डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पड़ता है, ठीक है। कितना परसेंट चार्ज है देख लेते हैं एक बार, 38%। मुझे लगता है ना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं 20% तक जाएंगे। अब मैं थोड़ा फास्टली जाता हूँ, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, तो भूतापीय यानी कि जमीन के अंदर से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, ठीक है, अर्थ इंटरनल हीट। चलिए, इंग्लिश में बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इंटरनल हीट, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से। अगला है, विच एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूचर एनर्जी, किसे भविष्य का ऊर्जा कहा जाता है, तो सोलर ऊर्जा को भविष्य का ऊर्जा कहा जाता है, सोलर एनर्जी, ठीक है। डायरेक्ट कॉज ऑफ फ्लूड इज, यानी कि बाढ़ का सीधा कारण क्या है, बाढ़ का सबसे मेन कारण, देखिए मैंने एक चीज बोला था कि ये वर्ड ऑप्शन जहां पे दिख जाए उसको टिक लगा दीजिए, दैट मीन्स वनों की अधिक वर्षा, ठीक है। बाढ़ का सीधा कारण क्या है, ज्यादा वर्षा हो जाता है, इस बार झारखंड में बाढ़ आया, बहुत ज्यादा वर्षा हुआ, वनों की कटाई हो रहा है, अंधाधुंध बांध टूट रहा है, ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे का मुख्य कारण क्या है, द मेन कॉज ऑफ ड्रोट इज, तो वर्षा की कमी सूखा के सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। ऑप्शन बी वर्षा की कमी, लैक ऑफ रेनफॉल, ठीक है, लैक मतलब होता है कमी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा है, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि परमाणु एनर्जी, परमाणु ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है, तो यह यूरेनियम से प्राप्त होती है। झारखंड में एक स्थान है जादूगढ़ा जो कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला में पड़ता है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला, मुख्यालय जमशेदपुर, यूरेनियम फैक्ट्री है वहां पे, जादूगढ़ा यूरेनियम फैक्ट्री, नरवा पहाड़, तुरामडी, ठीक है। वहां के लोग क्या होते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चाहे वीडियो लंबा हो चाहे बैटरी बचे या ना बचे। यहाँ के जितने भी लोग हैं आसपास के 10 किलोमीटर के रेंज में एरिया में क्या हो रहा है कि अगर आप सपोज दैट आपका घर यहाँ पे है, आप प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, आप लेडी हैं चाहे आप हस्बैंड हैं, आपका जो बच्चा होगा ना या तो अपंग जन्म लेगा, क्या यहाँ पे बच्चा हो रहा है अपंग जन्म ले रहा है, यानी कि कोई उसका अच्छा से आंख नहीं हुआ है या फिर अच्छा से पैर नहीं हुआ है, हाथ नहीं हुआ है, ठीक है, अपंग हो रहा है, या फिर गर्भ में ही बच्चा मर जा रहा है। क्या बात करते हो, सही बता रहे हैं, रियलिटी, गर्भ में ही बच्चा मर जा रहा है। यूरेनियम बहुत डेंजर चीज है यार, क्या बताऊं। इसी से वही बम बनता है, परमाणु बम इसी से बनता है, यूरेनियम से, ठीक है, यूरेनियम प्लूटोनियम इसी से बनता है, और यही चीज जमशेदपुर में हो रहा है। बच्चा या तो अपंग जन्म ले रहा है या फिर इसका गर्भ में ही मर जा रहा है, या फिर बच्चा मानसिक रूप से मेंटल जन्म ले रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट को इस फैक्ट्री को बंद करने के लिए बोला जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं हम फैक्ट्री क्यों बंद करेंगे, ठीक है, नहीं हमारे फैक्ट्री तो इतना से कुछ खराबी नहीं होगा, खराबी हो रहा है फिर भी गवर्नमेंट चला रहा है इसको, ठीक है। तो देख लीजिए कि जन ये मतलब सरकार डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अपना काम बनता, बाकी समझ रहे ना, हाँ भाड़ में जाए तो जनता,
यही है बात, यूरेनियम झारखंड में भी उत्पादन हो रहा है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे झारखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगला है जैव ईंधन, ठीक है। बायोफ्यूल का उदाहरण कौन है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, बायोफ्यूल का उदाहरण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला आता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नारा क्या है? ऊर्जा संरक्षण हमें करना है तो नारा क्या है? व्हाट इज द स्लोगन, स्लोगन मतलब नारा ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो ऊर्जा बचाएं जीवन बचाएं, ये नारा दिया गया है। जैसे जल बचाओ जल ही जीवन है, ठीक है, ऐसा नारा दिया गया है ना। बेटी पढ़ाओ बेटी, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी, क्या है जी उसको क्या बोलते हैं हम भूल गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ऊर्जा बचाएं जीवन बचाएं, ऐसा स्लोगन दिया गया है। सेव एनर्जी सेव लाइफ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है भारत की राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? इन विच ईयर वाज इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी फॉर्मेड, तो कब? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 2 पेज मैंने पार कर दिया यार, सॉरी, 1987, 1987 में एनर्जी के लिए यह बनाया गया, इंस्टीट्यूट भी बनाया गया इसका अलग से, ठीक है, नीति भी बनाया गया। अगला है किस धातु का खनन पर्यावरण को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है? ठीक है, माइनिंग ऑफ विच मेटल हार्म द एनवायरमेंट मोस्ट, तो देखिए कोयला सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, और झारखंड में कोयला कितना उत्पादन होता है समझ रहे हैं, इसीलिए झारखंड का आदमी बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहता है, ठीक है। और तो वायु प्रदूषण झारखंड में बहुत है, खास करके सबसे ज्यादा झारखंड में वायु प्रदूषण कहाँ है मालूम है? धनबाद में, ठीक है, मेरे घर के बगल में ही धनबाद में जाता रहता हूँ, काम लगता है तो। चलिए, वायु ऊर्जा विंड एनर्जी का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? ठीक है, तो वायु ऊर्जा विंड एनर्जी का मुख्यतः उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में, बिजली उत्पादन में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बिजली उत्पादन में। चलिए, क्योंकि इसी से हम लोग, वायु से हम लोग बनाते हैं ना पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन की गति 27 किलोमीटर अगर आप है तो आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अगला है भूमि संरक्षण लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो भूमि संरक्षण का सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई, ठीक है। भूमि संरक्षण नहीं, क्षरण, ठीक है, भूमि क्षरण मतलब भूमि का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्षरण मतलब विनाश होता है, ठीक है। भूमि के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? वनों की कटाई, ठीक है, डिफोरेस्टेशन। अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध हीराकुंड, ये उड़ीसा में नहीं होगा, भाखड़ा नांगल, ठीक है, कहाँ पे है भाखड़ा नांगल? एक मिनट, कहाँ थे हम लोग जी? 19 नंबर ना, हाँ, भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा बांध है, सॉरी मैंने गलत बताया, सबसे बड़ा बांध हमारा टिहरी है, टेहरी, दोनों सामने में ही है, भाखड़ा नांगल, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल है, और टेहरी सबसे बड़ा बांध है, उत्तराखंड में पड़ता है, और आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है दोनों, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो हम लोग पीएच वैल्यू नापते हैं, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच वैल्यू से हम लोग बताते हैं कि कोई जल कितना प्रदूषित है और कितना स्वच्छ है, ठीक है। अगला है ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए उद्योग जो है सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी सेक्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री सेक्टर। अगला आता है हमारा किस राज्य को भारत का ऊर्जा राज्य कहा जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़, आप सोचे होंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है, ठीक है। अगला है वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेन वाटर जो होता है वर्षा जल, इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है जल का सुरक्षा करना, ठीक है, जल का कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा करना। अच्छा, आज तो कर्मा का आखिरी दिन है, आप लोग पूरा झूमर नाचिएगा ना। चल दीदी जवान नचेगे, माथे के बिंदिया करे छम छम, मुझे गाना नहीं आता है जावा गीत ज़्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आता है हमारा अंतर्राज्य जल संघर्ष का उदाहरण कौन सा है? अंतर्राज्य जल संघर्ष का उदाहरण कौन सा है? संघर्ष मतलब विवाद, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में होता रहता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता,
इसी नदी के किनारे बसे थे, सिंधु घाटी के किनारे। ठीक है, इंडस इंग्लिश में बोला जाता है सिंधु नदी को, इंडस। अगला है हमारा यहाँ पे, ओजोन परत को बचाने के लिए किसका उपयोग कम करना चाहिए। तो अगर हमें ओजोन परत को बचाना है तो सीएफसी गैस कम करना चाहिए। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस। ये गैस कहाँ से निकलता है भाई? तो ये गैस निकलता है फ्रिज से। फ्रिज आप लोग यूज करते हैं ना, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। और एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो बहुत वीआईपी पर्सन है, बालों को सुखाने के लिए एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। तो फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो कि घर घर में है लगभग, इसी से होता है। अब क्या बोल रही है कि ओजोन परत को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीएफसी गैस को कम करना चाहिए। तो कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है। किससे बोल रहा है? जनता से बोल रहा है। ठीक है, और जनता को खुद गवर्नमेंट क्या दे रही है? फ्रिज। अरे भाई फ्रिज बैन कर दो, बंद कर दो फ्रिज। जब आपको भोजन पर बचाना ही है तो बैन कर दीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। हर कंट्री एक यूएनओ में बिल पास करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि कोई भी कंट्री आज से फ्रिज नहीं उत्पादन करेगा। कोई भी फैक्ट्री, जितना भी फ्रिज बनाने वाला फैक्ट्री है, सबको बंद किया जाए। ठीक है, बस बात खत्म हो जाएगा। तो फ्रिज खुद बनाती है गवर्नमेंट और खुद बचाने बोलती है। गजब है, गजब। वो सुने ना, गजब है यार। तो कुल मिला के बात इतना है दोस्तों कि एक बार विनाश शुरू हो गया, मतलब ये जो है अब पूरा पूरा कंप्लीट विनाश हो जाएगा, तभी जाके रुकेगा। ठीक है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए, कोई नहीं रुकने वाला है। केवल नाम का झूठ मूठ का हम लोग का पढ़ाई करते हैं कि ये बचाओ वो बचाओ। ठीक है, आप लोग खुद फ्रिज का उपयोग करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे घर में तो नहीं है अभी, लेकिन हम भी करेंगे भाई। हाँ ठीक है, तो ये सब पढ़ाई लिखाई केवल जमीनी स्तर पे नहीं होता है, केवल किताबी स्तर पे सही है। जमीनी स्तर पे करना है तो गवर्नमेंट खुद कर लेगी। ठीक है, उस दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली वो काम करेगी। ठीक, चलिए, रियल नॉलेज तो यही है। बाकी एग्जाम पास करने के लिए सब पढ़ना है बस। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। मैं खुल की ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ ओपन में। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन इज। तो देखिए, मरुस्थलीकरण अगर आप रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे? खनन नहीं रे भाई, वन वृक्षारोपण, यानी कि हम लोग जो है एफॉरेस्टेशन करेंगे, वृक्षों को लगाएंगे। ठीक है, वृक्ष लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। चलिए, अगला है हमारा, पवन चक्कियां किसके लिए उपयोगी है? तो पवन चक्की का उपयोग किसके लिए करते हैं? बिजली के उत्पादन के लिए, पवन ऊर्जा में। ठीक है, मैंने कितना किलोमीटर बताया था? 27 किलोमीटर पवन ऊर्जा उत्पादन कर लिए, न्यूनतम गति होनी चाहिए। अगला है, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि दो राज्यों के जब जल विवाद होता है उनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो कावेरी नदी जल विवाद, सिंधु नदी तो भारत पाकिस्तान है, तो ये दो स्टेट का हो गया। कावेरी नदी जल विवाद जो है ये भी आपका 2 स्टेट में होता है। ठीक है, कौन कौन? तमिलनाडु और केरल में अक्सर कावेरी नदी जल विवाद चलता है। ठीक है, चलिए, अगला आता है हमारा यहाँ पे, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जैसे हमारे झारखंड में यहाँ पे जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, उसी तरह से रावत भाटा में भी होता है। ठीक है, रावत भाटा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा सबसे स्वच्छ स्रोत है, क्लीन है। विच इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। ठीक है, 47 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा है, यानी कि सोलर पैनल से यूज किया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 48 नंबर है, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर उत्पादन किससे होता है? हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम, तो बहता हुआ पानी से हम लोग हाइड्रो पावर बनाते हैं। ठीक है, नाम से ही सुनने में आता है जल विद्युत, तो कहाँ से आएगा? हमारा बहता हुआ जल से। ठीक है, चलिए अब कितना क्वेश्चन? बस 2 क्वेश्चन। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए सबसे आवश्यक है संसाधनों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण किया जाए। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑन विच डेट इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए, पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए, तो बस 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने अगर यूनिट नहीं देखा है यूनिट 1, तो यूनिट 1 का वीडियो मैं दे रहा हूँ। यूनिट 1 2 सब है, यूट्यूब पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा भाई। ठीक है, ज्ञान सागर बस लिखेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 4 ज्ञान सागर, SKM यूदम का आ जाएगा। और इसका PDF चाहिए तो ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और सबको जोहार झारखंड, जाइए जावा के लिए झूमर नाचिए। ठीक है, आराम से।